बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे वो हैं एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। इसके अलावा जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 में वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। तो जब भी हम किसी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें हमेशा हम चीज़ की यानी समझ लें क्वालिटी, यानी उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें आपको पता चला कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये तीन एलिमेंट्स की आपने आइडेंटिफिकेशन जो की है, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर आप ये भी मालूम कर लें कि वो एलिमेंट्स कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं तो ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मसलन आप कहें कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है, तो ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से, और जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से फाइंड आउट होता है। और ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है परसेंटेज बाय मैस ऑफ ईच एलिमेंट। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट किस तरह से फाइंड की जाती है। तो परसेंटेज की डेफिनेशन होती है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स of that element present in 100 ग्राम of the compound। यानी अगर टोटल आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें वो जो चीज़ जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो एलिमेंट कितनी परसेंट में मौजूद है। तो इसका फार्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इस तरह से हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगी। परसेंटेज जो होती है ये हमने हर एलिमेंट की फाइंड करनी होती है जितने भी एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद हैं। अब इसको समझने के लिए हम ये न्यूमेरिकल एग्जांपल 2 जो है, कल हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 कर लिया था, तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल 2 देखते हैं कि हमारे पास 8.657 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मैस हमें पता है। अब कंपाउंड के बाद आप देखो इसमें 5.217 ग्राम कार्बन है, यानी जब आप कार्बन की परसेंटेज निकालोगे तो मैस ऑफ कार्बन यानी ये वाला मैस ओवर मैस ऑफ कंपाउंड यानी 8.657 इंटू 100, तो ये 60.62% आ गई। ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह जब आप परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट यानी उसने कहा 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मैस ऊपर आ जाएगा, कंपाउंड का मैस नीचे, मल्टीप्लाइड विद 100, 11.11%। इसी तरह तीसरा जो उसने ऑक्सीजन बताया है 2.478, तो 2.478 ओवर
8.657 मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये हो गया 28.62। तो जब भी हमने किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट चाहिए, जो कि हमने इस मेथड से फाइंड आउट करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको परसेंटेज पहले से ही दी हुई होती है, जैसे वो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ ना दे, आपको परसेंटेज दे दे, तो फिर हम परसेंटेज नहीं निकालते, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर हमें पहले परसेंटेज को निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। कि एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के दरमियान जो सादा तरीन निस्बत होती है उसको शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है AXBY, इसमें अब देखो A और B दो एलिमेंट्स हैं, जबकि ये जो X और Y है ये असल में उनकी वैल्यूज़ को शो कर रहा है। जैसे हम कहें H2O, तो उसमें H जो है वो A से शो हो रहा है, O जो है वो B से शो हो रहा है, जबकि 2 को X से और O के बाद 1 है वो Y से शो हो रहा है। तो आगे आप इधर देख लें, हमें एग्जांपल उसने दी है बेंजीन की C6H6। अब इसमें X भी 6 है, इसमें Y भी 6 है, और अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशो में देखो तो 6 और 6 ये कॉमन है, तो इसका मतलब है सिंपलेस्ट रेशो इसकी है CH। तो CH जो है वो इस बेंजीन का क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना सीखा है कि परसेंटेज को हम मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 100 से शो करते हैं। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि बाल दफ़ा परसेंटेज पहले से ही दी हुई होती है, उस सूरत में ये पहला स्टेप जो है वो हमें नहीं करना पड़ता। जब परसेंटेज जो है वो आ जाए तो उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है, चले हम इस चीज़ को साथ साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। यानी आपने क्या करना है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, यानी पहले परसेंटेज फिर नंबर ऑफ मोल्स, साथ साथ एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मसलन ये न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है, इसमें आप देखो कि विटामिन सी जो है 40.92% उसमें कार्बन है, यानी परसेंटेज हमें पहले से मिल गई हर एलिमेंट की। कार्बन की परसेंटेज ये है, 4.58% हाइड्रोजन है इसमें, 54.5% इसमें ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज हमें यानी नहीं निकालनी पड़ेगी, यानी ये जो पहला स्टेप है ये हमारे पास हो गया, ऑलरेडी दी हुई है। अब जी नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखें हमने दूसरे स्टेप से इसको स्टार्ट किया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो देखो कार्बन का मैस जो है वो 40.92 उसने दिया हुआ है, तो इसको 12 पे डिवाइड कर दो, ये इसके नंबर ऑफ मोल यानी ग्राम एटम आ गए। दूसरा हाइड्रोजन है, इसका मैस ये है, इसको 1.008 पे आप डिवाइड करेंगे, 4.54 ग्राम एटम्स आ गए, यानी ये इसके नंबर ऑफ मोल हो गए।
तीसरा ऑक्सीजन के हमने फाइंड किए, उसमें 54.5 है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 16 पे, 3.406। अब देखें 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए, यानी परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब तीसरा स्टेप है डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो सबसे छोटा मोल्स में हमारे पास आया है एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल जो सबसे छोटे आए हैं, उस पे सबको डिवाइड कर दो और एटॉमिक रेशियो निकालो। तो अभी आपको ये नहीं क्लियर हो पा रहा होगा, हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये निकले सबके ग्राम एटम्स ग्राम एटम्स ग्राम एटम्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 3.41, 4.54, 3.40, तो ये है जी सबसे छोटा। अब हम इन सब को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3.41 डिवाइडेड बाय दिस, 4.54 डिवाइडेड बाय दिस, 3.406 डिवाइडेड बाय दिस। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1, 1.33 और 1, यानी कार्बन 1 आई, हाइड्रोजन 1.33, 1। तो यहाँ तक हमारे 3 स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गए। अब नेक्स्ट देखें, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपली होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप देखो कि अगर तो जो जवाब आया है हमारे पास वो पूरे पूरे हिस्से हैं, यानी ये भी पूरा हिस्सा हो, ये भी पूरा हिस्सा हो, ये भी पूरा हिस्सा हो, फिर तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, यानी कार्बन 1 होगी, हाइड्रोजन इतनी होगी, ऑक्सीजन इतनी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो पूरे पूरे डिजिट्स नहीं हैं, 1 और 1 पूरे पूरे हैं, 1.33 फ्रिक्शनल डिजिट है। तो इसका मतलब है अब हमें मज़ीद आगे कुछ करना पड़ेगा। तो अगर तो ये है फिर तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, अदरवाइज मल्टीप्लाइड विद ए सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको किसी ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सारे के सारे पूरे पूरे डिजिट बन जाएं। अब देखें हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये देखें 1:1.33:1, तो ये बीच वाला जो है ये होल नंबर नहीं है। अब ये होल नंबर किस तरह से बन सकता है हमने अपने माइंड में सोचना है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3.99 और 3.99 को हम 4 लिख सकते हैं, लिहाजा हम सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये जो हमारे पास है दिस इज आवर एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि है C3H4O3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 स्टेप भी समझ लिए और हमारा न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालो, स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या था, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यानी ग्राम एटम्स निकालो, दूसरा स्टेप। तीसरा, जो सबसे छोटा है उस पे सबको डिवाइड कर दो, होल नंबर रेशियो। अगर पूरा पूरा डिजिट आ जाए देन दिस इज आवर एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाइड विद सम सूटेबल डिजिट टू गेट द होल डिजिट। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक मेथड हमने अपनाया अभी कि किस तरह से फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड है कि एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। अब कंबस्टन का मतलब होता है जलना, जलाना। तो अब हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कंबस्टन एनालिसिस कहते हैं, उसके ज़रिए से हम एम्पिरिकल फार्मूला को निकालेंगे कि किस तरह से निकलता है। और आपने ध्यान में रखना है प्रोसीजर हम यही अडॉप्ट करेंगे जो हमने अभी किया।
लेकिन अब हमारे पास कोई रेशोज़ नहीं होंगी, कोई परसेंटेज नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ कंपाउंड होगा। हमने उससे ये चीज़ फाइंड करनी। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion। तो ये आमतौर पर उन कंपाउंड्स के लिए होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको पता है कि उसमें कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है। अब बाल दफ़ा ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि जलने का अमल ऑक्सीजन के बिना नहीं होता। तो अब कार्बन जब जलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगी? CO2। हाइड्रोजन जो है वो जब जलेगी तो क्या बनाएगी? H2O। तो ये दो चीज़ें जो हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दे आर कलेक्टेड सेपरेटली। ठीक है, तो इनको सेपरेटली हम अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर पे आएँ ज़रा। यहाँ पर देखें एक फर्नेस है। फर्नेस होती है वो भट्ठी जिसके अंदर हम हीट अप करते हैं किसी चीज़ को। अब इसमें एक सैंपल दिया हुआ है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ज़ाहिर है इसमें कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी। यहाँ से हम इसको देंगे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जलेगा। जब ये जलेगा तो हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो डिफरेंट चैम्बर्स लगा रखी हैं। एक के अंदर है मैग्नीशियम परक्लोरेट और दूसरे के अंदर है 50% KOH, जिनको हमने पहले से ही वे किया होता है, यानी इनकी कितनी मिकदार है ये हमें पता होता है। अब जैसे ही ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसकी ये खसूसियत होती है कि ये पानी को जज़ब करती है, और 50% KOH की ये खसूसियत होती है कि ये CO2 को जज़ब करता है। जब हम यहाँ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अपने कंपाउंड को जलाएंगे तो ज़ाहिर है दो ही चीज़ें पैदा होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर इस चैम्बर में जज़ब होना शुरू हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस चैम्बर में जज़ब होना शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट खारिज होती है। तो वो जो हीट की रेडिएशन है वो इस चैम्बर में से आगे भी निकल सकती हैं या इधर अब्जॉर्ब हो सकती हैं। जब वाटर यहाँ ऐड हो जाएगा तो इसके वे में उतना ही इजाफा हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगी तो इसके मैस में भी इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है जो पहला था वो भी हमें पता था, जो बाद वाला है वो भी हमें पता चल गया। तो दोनों को माइनस करो तो यहाँ से H2O का मैस आ गया, यहाँ से CO2 का मैस आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड टू गेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालनी है जी? मैस ऑफ CO2 यानी उधर से जो भी हमें मैस मिला डिवाइड करना है मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इंटू 12/44 इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैस ऑफ H2O यानी उधर से जो H2O का मैस मिला, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिवाइड किया 2/18 इंटू 100। यहाँ से आ गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इन दोनों की परसेंटेज आ जाएगी उसको जमा कर लो और 100 में से माइनस कर दो। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसको 100 में से माइनस कर दिया तो जो बाकी रह गई वो किसकी परसेंट है? ऑक्सीजन की। तो देखें हमारे पास पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकल आई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकल आई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन में हमने पहला स्टेप यही पढ़ा था। जब परसेंटेज निकल आती है उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो क्या करते हैं जी कि हर एक के नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम सबसे छोटे पे उनको डिवाइड करते हैं। रेशो अगर तो होल नंबर हो तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि उनको होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसको समझने के लिए हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। इसमें देखें सैंपल ऑफ लिक्विड है,
उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनको जलाया गया और इतने ग्राम का वो कंपाउंड था। जैसे ही वो जला उसने इतने ग्राम CO2, इतने ग्राम H2O जो है उसमें से निकला और आगे जाके ऑब्जॉर्व हो गया। हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो अब देखो, ये थी हमारे पास CO2 की मिकदार, इसको हमने ऊपर रखा। ये है कंपाउंड की, इसको नीचे रखा। 12/44 × 100, ये परसेंटेज निकल आई कार्बन की। इसी तरह ये परसेंटेज निकल आई हाइड्रोजन की। दोनों को जमा किया, 52.10 और 13.11 को, और 100 में से माइनस किया तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आई। अब 52 को कार्बन के मास पे डिवाइड किया तो इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। 13 को हाइड्रोजन के मास पे डिवाइड किया तो इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। 34 को 16 पे डिवाइड किया तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल यानी ग्राम एटम आ गए। अब आप देखिए, इनमें से सबसे छोटा कौन है? 2.17, तो सबको 2.17 पे डिवाइड कर दिया। अब ये लकीली 261 आ गया, तो हमें मज़ीद किसी से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन जो है इसमें से 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C2H6O। आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को निकाल लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल किया जाता है, और ये उस कंपाउंड के जो एटम होते हैं उनकी असल रेशो को शो करता है, यानी जो एक्चुअल रेशो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो द फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस विच इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in the molecule of a compound. For example, molecular formula of benzene is C6H6 and molecular formula of glucose is C6H12O6. Relationship between molecular and empirical formula. तो ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि molecular formula of compound may be some multiple of empirical formula. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही कोई मल्टीपल हो। बाज़ दफ़ा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उस सूरत में फिर हम ये जो n होता है उसको 1 ले लेते हैं, यूनिटी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इज़ द सिंपल इंटीजर एंड इज़ द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास। यानी अगर आपने n निकालना है तो आप मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज 6 टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ए कंपाउंड में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, NH3, यानी ये वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है। Have same empirical and molecular formulas. In these cases the value of n is unity, यानी हम इसको n को 1 कहते हैं। फिर थैंक्स जी।